बहुत देर से सोने के बावजूद हस्बे आदत सुबह जल्दी मेरी आंख खुल गई। मैं गुस्ल खाने से बाहर निकला तो नीरज को नाश्ते समेत अपना मुंतजिर पाया। उसने बताया कि वो कुछ देर पहले चक्कर लगाकर जा चुका है। उस वक्त मैं गुस्ल खाने में दाखिल हो रहा था। मैं अभी नाश्ता कर ही रहा था कि अमरदीप भी आ गया। उसने आते ही नीरज को एक काम बताकर वहां से टाल दिया। अमरदीप ने मेरे सामने बैठते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम जल्दी जाग गए, नाश्ते से फारिग हो जाओ, फिर हम दोनों टेलीफोन पर डॉक्टर चौहान से बात करते हैं। इस वक्त तक वो टांडा में अपने घर से होशियारपुर में वाक़े अपने डेंटल क्लिनिक में पहुंच चुके होंगे, लेकिन उन्होंने बताया था कि सुबह सवेरे उसके पास एक आध ही मरीज आता है, लिहाजा बेफिक्री से बात हो सकेगी। दोपहर तक तो मरीजों की भरमार हो जाती है। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझा था कि आप अकेले बात करके उनकी मर्जी मालूम करेंगे। अमरदीप ने हल्का सा कहकहा लगाकर कहा, भाई असल बात तो आप ही को करनी है, हम तो सिर्फ राब्ता करवा रहे हैं। मैंने गुज़श्ता रात के बरक्स उसके लहजे में अंदेशों की परछाइयां न पाकर इत्मीनान का सांस लिया। हकीकत यह है कि उन दोनों भाइयों को अपने मफाद के लिए झूठ बोलने और उनके लिए इंतहाई मोहतरम डॉक्टर चौहान को फरेब देने पर मजबूर करने पर मुझे दिल ही दिल में गहरी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। काश मैं कोई मुतबादिल रास्ता ढूंढ पाता। तभी मुझे एक ख्याल आया। मैंने अमरदीप से पूछा, भाई ये तो बताओ आपका टेलीफोन घर में कहाँ रखा है? मेरा मतलब है हमारी बातें किसी गैर मुतल्लिका फर्द के कानों में पड़ने का खतरा तो नहीं है? अमरदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई ये इंग्लिस्तान नहीं है, न ही दिल्ली या बम्बई। हम तो खेतों के बीच बैठे हैं। हमारे घर टेलीफोन कहाँ से आ गया बहादुर भाई? हमारे घर तो क्या, छाजली में भी अभी तक टेलीफोन लाइन नहीं पहुंची। हमें लहरा गागा कस्बे जाके तार से फोन करना पड़ेगा। ये सुनकर मुझे अपने आप पर हंसी आ गई। ये बिल्कुल सामने की बात मेरी अक्ल में क्यों ना सकी। अभी तो बड़े बड़े शहरों में भी सरकारी दफ्तरों के अलावा सिर्फ अमीर कबीर लोग ही टेलीफोन जैसी जदीद सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। वो भी जब किसी दूसरे शहर टेलीफोन कॉल करते हैं तो उन्हें ऑपरेटर के जरिए नंबर मिलवाते हैं। जैसे बम्बई का वो आवारा मिजाज सरकारी कारिंदा सचिन अपने ससुराल का नंबर मिलवाया करता था। सचिन के ऑपरेटर को नंबर देने का अहवाल याद आते ही मुझे एक खतरे का इदराक हुआ और मैंने पूछा, अमरदीप भाई, ऑपरेटर के जरिए नंबर मिलवाकर डॉक्टर चौहान से इतने हसास मौजू पर बात करना खतरनाक तो नहीं होगा? मेरा मतलब है, हो सकता है हमारी बातें टेलीफोन का नंबर डायल करने वाले के कानों में पड़ जाएं और वो मशकूक होकर हमारी मुखबरी कर दे। वो न सही, लेकिन मुझे यकीन है कि होशियारपुर के नंबर से कॉल मिलवाने वाला ऑपरेटर तो यकीनन बाआसानी हमारी बातें सुन सकता है। मेरी बात सुनकर अमरदीप चौंका। मैंने उसकी पेशानी पर गौर व फिक्र की लकीरें उभरती देखी। उसने तशवीश भरे लहजे में कहा, यार इस बारे में तो मैंने नहीं सोचा। हमारी बातों में मुलाकात के वक्त के साथ शायद गुरुद्वारा हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल का जिक्र भी आ जाए। ये मामला तो खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने कहा, अगर हम किसी बड़े शहर में होते तो शायद ये इतनी खतरे वाली बात ना होती, लेकिन आपकी निशानदही के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि छोटे कस्बों और पिंडों में सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ है। ऐसे इलाकों के बासियों के पास वक्त की कोई कमी नहीं होती, जबकि उनकी जिंदगियों में दिलचस्पियों का फुकदान होता है। लिहाजा वो किसी भी नई बात या मामले का गैर जरूरी तवज्जो से मुशाहिदा करते हैं और किसी भी गैर मामूली सूरत हाल का ढिंढोरा पीटने का कोई मौका जाया नहीं करते। अमरदीप ने संजीदा लहजे में कहा, बिल्कुल ऐसा ही है भाई। इसका मतलब यह है कि हमें टेलीफोन पर डॉक्टर चौहान से बात करने की कोशिश हरगिज नहीं करनी चाहिए। मैंने उसकी तायद की। कहा, लेकिन सवाल यह है कि फिर उनसे कैसे राब्ता किया जाए? होशियारपुर जाने में तो पूरा दिन लग जाएगा। अमरदीप ने हाँ में सर हिलाया और फिर गहरी सोच में डूब गया। मैं खुद भी दिमाग लड़ा रहा था। बिलाखिर मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने कहा, यार एक काम हो सकता है। थोड़ा बहुत खतरा तो इसमें भी है, लेकिन मेरा ख्याल है हम एहतियात से काम लें तो काम हो सकता है। अमरदीप ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मैंने कहा, हम दोनों किसी करीबी शहर चलते हैं, वहां से आप डॉक्टर चौहान का नंबर मिलवाएं और फिर बतौर मरीज मेरी उनसे बात करवा दें। मैं उनसे इशारों में मुलाकात तय कर लूंगा। वाहिगुरु ने चाहा तो कान लगाकर हमारी बातें सुनने वाला कोई शख्स भी मशकूक नहीं होगा। शहर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ कंसुई लिए जाने का खतरा कम होगा। अमरदीप ने कहा, तो फिर ऐसा करते हैं, मैं आपको संगरूर ले चलता हूँ। अच्छा बड़ा कस्बा नुमा शहर है। वहाँ के ज्यादातर लोग अपने अपने कारोबार में मगन होते हैं। तार घर के अलावा बहुत से लोगों की दुकानों और घरों में भी टेलीफोन लगे हुए हैं। नोट दिखाएंगे तो काम बन जाएगा। भूषणदीप तो वहाँ के कई लोगों से वाकफियत रखता है। मैं उससे बात करके यहाँ भेजता हूँ। वो तुम्हें साथ ले जाकर ये काम करवा देगा। वो काफी खुशी खुशी वहाँ से चला गया। उसके अंदाज से लग रहा था कि वाकई काम बन जाएगा। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं संगीन गलती से बच गया हूँ। कुछ ही देर में भूषणदीप मेरे पास पहुँच गया। अमरदीप ने उसे अच्छी तरह मामला समझा दिया था। उसने आते ही कहा, आओ।
गाड़ी तैयार है? मेरा ख्याल है अभी डॉक्टर चौहान के क्लिनिक पर ज्यादा रश नहीं होगा, कॉल मिलने में भी वक्त लग सकता है। ड्राइविंग सीट उसी ने संभाली और जीप काफी तेजी से नीम पुख्ता सड़क की तरफ चल दी। मैंने पूछा, संगरूर यहाँ से कितने फासले पर है बुशनदीप भाई? उसने कुछ सोच कर कहा, मेरा ख्याल है 16-17 मील तो होगा। काफी चहल पहल और रौनक वाला कस्बा है, छोटा मोटा शहर ही समझो। उसने अपने भाई के बयान की तायद की तो मुझे मजीद इत्मीनान हुआ। वो जिस रास्ते पर जीप भगा रहा था वो जाना पहचाना था। मेरी तवक्को के एन मुताबिक पहले सुनाम कस्बा आया और हम बड़ी सड़क पर चढ़ गए। मैंने बुशनदीप से पूछा, अमरदीप भाई बता रहे थे कि संगरूर में आपके कई जानने वाले रहते हैं। बुशनदीप ने कहा, हाँ 2-3 स्कूल के जमाने के पुराने दोस्त हैं जो अब अपने अपने कारोबार के मालिक हैं। हम उन्हीं में से एक के कालीन के कारखाने में जा रहे हैं, वहाँ हम बेफिक्र होकर बात कर सकेंगे। मैंने कहा, लेकिन कॉल मिलवाने वाले ऑपरेटर के दरमियान में गुफ्तगू सुनने का खतरा बदस्तूर होगा, इसलिए मैं इशारों में ही बात करूंगा। बुशनदीप ने कहा, जैसा तुम मुनासिब समझो। अच्छा है, मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। कुछ ही देर में हम संगरूर कस्बे के मज़ाफात में लगभग 10 मरले पर वाक़े कालीन बुनने के एक कारखाने के दफ्तर में बुशनदीप के दोस्त गुलशन चड्डा के दफ्तर में बैठे हुए थे। वो लंबा तड़ंगा और खुशपोश सिख लगभग बुशनदीप का हम उम्र ही था। वो बुशनदीप को देखते ही उससे लिपट गया और प्यार भरे गिले शिकवों का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि बुशनदीप को वक्त की तंगी का एहसास था। उसने मेरा तारुफ करवाते हुए फौरन ही टेलीफोन इस्तेमाल करने की इजाजत तलब की। गुलशन चड्डा ने कहा, ओ यार, इजाजत मांगने की क्या जरूरत है, ये टेलीफोन भी तुम्हारा है और कारखाना भी। इत्मीनान से जितनी देर चाहो बात करो, फिर मैं तुम दोनों को अपना कारखाना दिखाऊंगा। बुशनदीप ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और बिला ताखीर फोन के डायल से एक कोड घुमाकर ऑपरेटर से बात करने की कोशिश में लग गया। इस असना में गुलशन चड्डा शायद हमारी खातिर मदारत की नीयत से वहाँ से रुखसत हो गया। खुशकिस्मती से ऑपरेटर ने जल्द ही होशियारपुर का नंबर मिला दिया। बुशनदीप ने मेरी तरफ देखते हुए फोन में कहा, डॉक्टर चौहान बात कर रहे हैं? सरकार, मैं छाजली से बुशनदीप बात कर रहा हूँ। जी हाँ, अमरदीप जी का छोटा भाई। वो आपसे दिल्ली वाले मरीज की बात करवानी थी जिसका हमने आपसे मुलाकात में जिक्र किया था। बुशनदीप मेरी तवक्को से ज्यादा उम्दगी से राजदारी बरकरार रखते हुए बात कर रहा था। मैं खुद भी उसी अंदाज में बात करने का इरादा करके आया था। बुशनदीप ने कहा, हाँ जी, आप अपने मरीज से खुद उसका हाल पूछ लो। ये कहकर उसने रिसीवर मेरे हाथ में थमा दिया। मुझे दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी जिससे उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। दूसरी तरफ से काफी साफ सुथरी उर्दू में पूछा गया, हाँ जनाब, आपका क्या हाल है सुशील जी? क्या अब भी दांत में तकलीफ हो रही है? मैंने जवाबन पंजाबी में कहा, सरकार, मेरा बचपन शक्करगढ़ में गुजरा है, आप मुझसे पंजाबी में बात करो, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी बात पर उसने खुशी का इजहार किया। मैंने फौरन मतलब पर आते हुए कहा, सरकार, मुझे लगता है मेरा ये तीसरा दांत भी गिर जाएगा, मुझे जल्दी से मुलाकात का वक्त दे दो। दवा लेने के साथ मुझे नकली दांत लगवाने का खर्चा भी मालूम करना है। आप कहो तो मैं अभी आपके चरण छूने आ जाता हूँ। डॉक्टर चौहान ने कुछ तवक्कुफ के बाद कहा, यार आज तो बहुत सारे मरीजों को वक्त दे रखा है, तुम्हारे मुआयने में तो काफी वक्त लगेगा। नकली दांतों का सांचा बनाने के लिए नाप वगैरह भी लेना पड़ेगा। मैंने कहा, तो सरकार मैं कल सुबह आ जाऊं? दूसरी तरफ से कहा गया, नहीं यार, कल तो मैं क्लिनिक बंद रखूंगा, मुझे मत्था टेकने हरमिंदर साहब जाना है, वहाँ से रात गए वापसी होगी। ऐसा करो तुम परसों सुबह आ जाओ, उस वक्त तक तुम मेरी बताई हुई ये दवा खाते रहो। उसने मुझे एक दवा का नाम और इस्तेमाल का तरीका बताया। मेरा दिल खुशी से बल्लियों उछल रहा था। मेरी तवक्को के मुताबिक डॉक्टर चौहान इंतहाई मामला फहम और हाजिर दिमाग शख्स साबित हुआ। उसने न सिर्फ मेरा पैगाम बखूबी समझ लिया था बल्कि इंतहाई सफाई से मुलाकात की जगह और वक्त भी बता दिया था। मैंने डॉक्टर चौहान से हाजिर होने का वादा करके फोन बंद कर दिया। बुशनदीप फोन पर मेरी यकतरफा गुफ्तगू बहुत गौर से सुन रहा था। मेरे चेहरे पर इत्मीनान के आसार देखकर उसने पुरजोश लहजे में पूछा, काम बन गया बहादुर भाई? मैंने कहा, बहुत शानदार अंदाज में बुशनदीप भाई। डॉक्टर चौहान ने न सिर्फ मेरी बात समझ ली बल्कि गोल्डन टेम्पल भी बुलवा लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कान लगाकर हमारी बात सुनने वाले को भी कोई शक नहीं गुजर सकता। बुशनदीप ने कहा, भाई मैं खुद सब कुछ गौर से सुन रहा हूँ, इसमें तो किसी खुफिया मुलाकात का जिक्र नहीं हुआ। मान गया भाई, तुम वाकई कमाल के बंदे हो। मैंने कहा, असल कमाल तो डॉक्टर चौहान का है, मुझे तो कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी, सब कुछ उन्होंने तय किया है। इसी असना में गुलशन चड्डा भी वापस आ गया। वो और बुशनदीप आपस में खुशगप्पियां करने लगे। बुशनदीप ने मेरा फर्जी तारुफ करवाया। इस दौरान में चड्डा का मुलाजिम खाने पीने की बहुत सी चीजें ले आया था।
पेट भरने के दौरान भी उन दोनों में हंसी मजाक चलता रहा। मैं भी उनकी बातों में बराए नाम हिस्सा लेता रहा। खाने के बाद गुलशन चड्ढा ने हमें अपने कारखाने का दौरा करवाया, जहां दर्जन भर कालीन अड्डों पर चढ़े हुए थे। वहां के चहल पहल के माहौल और कारीगरों की खुशगप्पियों से अंदाजा हुआ कि गुलशन चड्ढा का कारोबार काफी अच्छा चल रहा है। गुलशन चड्ढा बुशनदीप को अपने एक मुश्तरिका दोस्त के पास ले जाना चाहता था, लेकिन बुशनदीप ने उजलत का उज़र करके माजरत कर ली और हम दोनों मुनासिब रफ्तार से वापसी के सफर पर चल दिए। हवेली पहुंचे तो अमरदीप को काफी बेताबी के आलम में अपना मुंतजिर पाया। हमने कामयाबी की खुशखबरी सुनाई तो वो बहुत खुश हुआ। उधर बुशनदीप मेरी कारकर्दगी में रत्तबुल लिसान था। अमरदीप ने मुझे मानी खेज नजरों से देखते हुए आंख मारी और फिर बुशनदीप की हाँ में हाँ मिलाकर मेरी तारीफ करने लगा। बड़ी सरदारनी के हुक्म पर मुझे रात का खाना हवेली में खाना पड़ा। सारा घराना आपस में मजे मजे की बातें करता रहा। मानू हस्बे मामूल मुझ पर अपना कब्जा जमाए रहा। रात गहरी होने पर महफिल खत्म हुई तो मैं अपने ठिकाने पर वापस आ गया। अगली सुबह तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक अमरदीप और मैं नाश्ते के फौरन बाद जीप में अमृतसर की तरफ निकल पड़े। अमरदीप के मुताबिक छाजली से अमृतसर का दरमियानी फासला 150 से 160 मील के लगभग रहा होगा। उसने बताया हम चाहे कितनी तेजी से सफर कर लें 5.5-6 घंटे तो लगेंगे ही। बरनाला यहाँ से 40 मील के करीब फासले पर है, लेकिन सड़क की हालत ज्यादा अच्छी नहीं। कम से कम 2 घंटे वहाँ से मोगा कस्बे पहुँचने में लगेंगे। वहाँ से हरीके और तरन तारन साहब के रास्ते 3 घंटे का फासला और है। उसकी जबान से तरन तारन का जिक्र सुनकर मैं चौंका, लेकिन किसी न किसी तरह अपनी हैरानी छुपाने में कामयाब रहा। वो खबीसुत्तहर मिट्ठू सिंह भी तो उसी कस्बे के निवाह में वाक़े किसी गांव का जमींदार था। मैंने खुद को बमुश्किल उस बारे में बुशनदीप से सवाल करने से बाज रखा। अमरदीप हस्बे मामूल निहायत महारत से जीप चला रहा था, लेकिन मेरी नजरें तमाम रास्ते पुलिस का कोई नाका या आर्जी चौकी तलाश करती रहीं। मेरा भरा हुआ रिवॉल्वर हमा वक्त मेरे हाथ की रसाई में था, लेकिन उसे जहमत देने की नौबत न आ सकी। रास्ते में कहीं हमें रोका न गया और न ही मंजिल और कसद पूछने की नौबत आई। मैंने कयास लगाया कि मुझे और जहीर को पकड़ने की मुहिम ठंडी पड़ गई है, या फिर शायद पंजाब का ये इलाका हमारी रसाई से बाहर समझकर नजरअंदाज कर दिया गया था। मुझे कोई खास भूख नहीं थी, लेकिन अमरदीप ने जीप मोगा कस्बे में रोककर जबरदस्ती हल्का फुल्का खाना खिलाया और चाय भी पिलाई। दोपहर के करीब हम लोग अमृतसर के मुजाफात में पहुंच गए और फिर एक बहुत बड़ी नहर पर वाक़े पुल पार करके अमृतसर के इंतहाई गुंजानाबाद शहर में दाखिल हो गए। अमरदीप तमाम रास्ते मुझे नेहरू सरकार की ज्यादतियों और उनके रद्द अमल के तौर पर जोर पकड़ती खालिस्तान तहरीक के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में बताता रहा। तो हम अमृतसर शहर के अंदर दाखिल होते ही अमरदीप अचानक मौद्दब दिखाई देने लगा। उसकी हालत में ये तब्दीली देखकर मैंने भी हंसी मजाक का सिलसिला तर्क कर दिया। छोटी बड़ी सड़कों से गुजरती हुई जीप बिलाखिर शहर के ऐन वस्त में वाक़े गुरुद्वारा हरमिंदर साहब की मीलों तवील 4 दीवारी के साथ चलती हुई उसके मरकजी फाटक के सामने वाली सड़क पर पहुंच गई। अमरदीप ने बताया कि हमारे बाएं तरफ माई सेवा वाला बाजार वाक़े है। फिर मुझे अपने दाएं तरफ घने दरख्तों से कई बुलंदोबाला सुनहरी गुंबद झांकते दिखाई दिए। अमरदीप को देखकर यूं लग रहा था जैसे वो किसी गहरे ख्वाब में हो। उसने सहर आमेज आवाज में कहा, हम पहुंच गए हैं। दाएं तरफ वाला बड़ा गुंबद अकाल तख्त है और वो सामने सीधे हाथ पर गुरुद्वारा बाबा थारा साहब का गुंबद है। यूं समझो कि आज की यात्रा के बाद तुम असली वाले खाल से बन जाओगे। मैंने उसकी दिली कैफियत समझते हुए सादतमंदी से जवाब दिया। मैंने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी अमरदीप भाई, आपकी बदौलत मेरी जिंदगी का वो सपना भी पूरा हो रहा है जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए देखा था। वो मुझे बचपन से यहाँ के बारे में बताते आए हैं। वो इस शहर को गुरु की नगरी कहा करते थे और हरमिंदर साहब की ज़ियारत को किसी भी सिख की जिंदगी का पहला मकसद करार दिया करते थे। गोल्डन टेम्पल की शान में कसीदे पढ़ते उनकी जबान नहीं थकती थी। अमरदीप ने बदस्तूर मशहूर लहजे में कहा, हरमिंदर साहब की तो शान नहीं निराली है बहादुर भाई। तुम्हारे पिता ने बताया होगा सिख मत के 5वें गुरु अर्जुन सिंह ने 1589 में मुसलमानों के अजीम पीर साईं मियां मीर को लाहौर से बुलवाकर इस गुरुद्वारे की बुनियाद रखवाई थी। मैं बेसाख्ता हैरानी का इजहार किए बगैर न रह सका। मैंने कहा, मुसलमानों के संत ने इसकी बुनियाद रखी थी। अमरदीप ने इस बात में सर हिलाया, बोला, हाँ, ये अलग बात है कि उसके बाद से कितनी ही बार विदेशी मुसलमान हमलावरों ने उस गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचाया, लेकिन धर्म से मोहब्बत करने वाले सिंघों ने हर बार उसे पहले से ज्यादा बड़ा और खूबसूरत बनाया।
आखिरकार सिख हुकूमत के बानी महाराजा रंजीत सिंह ने मौजूदा शक्ल में यानी संगमरमर और तांबे के इस्तेमाल के साथ उसकी तामीर नौ और हरमिंदर साहब के गुंबद और ऊपरी हिस्से पर सोने के पत्थर चढ़वाए। इसी वजह से हरमिंदर साहब को गोल्डन टेम्पल का नाम मिला। अमरदीप ने अपनी जीप एक अलग थलग गोशे में खड़ी की और हम दोनों गुरुद्वारे के बड़े फाटक की तरफ बढ़े। गोल्डन टेम्पल की हुदूद में दाखिल होते ही अमरदीप ने एक बड़ा रुमाल मेरे हवाले करते हुए कहा, शायद तुम्हें पता होगा, हमारे किसी भी गुरुद्वारे में किसी भी धर्म के मानने वाले के दाखिले पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मर्द हो या औरत गुरुद्वारे में नंगे सर दाखिल होने की इजाजत नहीं है। मैंने उसकी हिदायत के मुताबिक वो रुमाल मखसूस अंदाज में सर पर लपेट लिया। मैंने अमरदीप की पैरवी में अपने जूते उतारकर एक जगह जमा करवा दिए और फिर हम हाथ और पैर धोकर गुरुद्वारे के अंदरूनी अहाते की तरफ बढ़े। अमरदीप ने गुरुद्वारे में दाखिल होते हुए अपने बाकी हम मजहब अफराद की तरह दहलीज पर माथा टेका, जबकि मैंने महज झुककर छूने पर इक्तिफा किया। अमरदीप ने मुझे जो कुछ बताया, जाहिर बात है मजहबी एतबार से मेरे लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन जब मैं एक बहुत बड़े मेहराबी गलियारे से गुजरकर गुरुद्वारे के अंदर पहुंचा तो बिला मुबालगा हजारों गज लंबे चौड़े तालाब के गिर्द बने आलीशान इमारतों के सिलसिले और तालाब के ऐन वस्त में मौजूद सुनहरे गुंबद और दीवारों वाली इमारत की खूबसूरती और शिकोह से बहुत मुतासिर हुआ। उस इमारत तक जाने के लिए एक पुल नुमा रास्ता बनाया गया था। मैंने अंदाजा लगाया कि इस तालाब के चारों तरफ बनी कई कई मंजिला इमारतों में, जिनमें सुनहरे गुंबद वाला अकाल तख्त सबसे नुमाया था, बिला मुबालगा हजारों कमरे मौजूद होंगे जो शायद गुरुद्वारे से वाबस्ता अफराद के अलावा यात्रियों की रिहाइश के लिए इस्तेमाल होते हों। उस वक्त भी मुझे वहां जियारत के लिए आए हुए हजारों अफराद दिखाई दे रहे थे। पहली ही नजर में अंदाजा लगाया जा सकता था कि इनमें सिखों के अलावा दीगर मजाहिब के अफराद की भी बड़ी तादाद शामिल है। मौसम अच्छा खासा सर्द होने के बावजूद बहुत से यात्री तालाब के ठंडे पानी में स्नान कर रहे थे। मेरी नजरों की मंजिल भांपते हुए अमरदीप ने मेरी मालूमात में इजाफा जरूरी समझा। बोला, ये सरोवर गुरु रामदास ने हरमिंदर साहब की तामीर से भी पहले यानी 1577 में तैयार करवा दिया था। इस तालाब के पानी में स्नान करना बरकत और सादत की बात समझी जाती है। औरतों के लिए पर्दे में स्नान का इंतजाम है। यात्रियों के अलावा मुझे वहां सर तापा गहरे नीले लिबास और नीली पगड़ियों वाले नेजा और तलवार बरदार भी दिखाई दिए, जो वाज़े तौर पर गुरुद्वारे की हिफाजत की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उनकी ऊंची ऊंची बलदार नीली पगड़ियों में तेज धार घेरू, चांद और छोटे खंजर नुमा हथियार उड़ से गए थे। मुझे उनके बारे में अमरदीप से पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि वो निहंग अकाली फिरके के सिख हैं, जो सिख धर्म की हिफाजत के हल्फ याफ्ता होते हैं और हिंदुस्तान के बंटवारे के दौरान शहीद होने वाले मजलूम मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद का खून इन्हीं के हाथों हुआ था। अमरदीप इस दौरान बदस्तूर अपने हरमिंदर साहब की तारीफ में जमीनों आसमान के कलाबे मिलाने में मसरूफ था। मुझे लगा कि अगर उसका ध्यान न बटाया तो इन्हीं कसीदों में रात कर देगा। चुनाचे मैंने मौजू बदला। मैंने कहा, अमरदीप भाई, गोल्डन टेम्पल तो बहुत बड़ा है और यहाँ बिला मुबालगा हजारों लोग मौजूद हैं। यहाँ हम डॉक्टर चौहान को कैसे ढूंढेंगे? मेरी बात सुनकर अमरदीप मुस्कुराया। बोला, भाई, हजारों यात्री हैं तो गुरुद्वारे के सैकड़ों कारिंदे भी तो तैनात हैं। वैसे तुम फिक्र न करो, मुझे मालूम है कि उनका पता कहाँ से मिलेगा। वो मुझे यात्रियों के हुजूम में से गुजारता हुआ एक तरफ चल दिया। एक जगह मुझे यात्रियों की कई तवील कतारें लगी दिखाई दी। अमरदीप ने बताया कि ये सब लोग लंगर के लिए बर्तन लेने के लिए खड़े हैं। बोला, तुम्हें शायद पता न हो, हरमिंदर साहब में हर वक्त लंगर चलता रहता है और हर रोज कम से कम 30-40 हजार अफराद को 3 वक्त पेट भर कर खाना मुफ्त तकसीम होता है। यहाँ का रसोई घर देखोगे तो अकल हैरान रह जाएगी। दुनिया भर में इतने लोगों के लिए एक साथ खाना बनाने का ऐसा इंतजाम मैं नहीं समझता कहीं और होगा। मैंने उसके दावे को चैलेंज करना गैर जरूरी समझा। इस दौरान में हम दोनों फरलांग भर फासला तय करके एक 2 मंजिला इमारत के मेहराबी दरवाजे पर पहुंच चुके थे। उस दरवाजे के ऊपर बड़े स्याह हरूफ में दफ्तर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तहरीर था। दरवाजे पर कोई दरबान मौजूद नहीं था, लिहाजा अमरदीप बिला तकल्लुफ दरवाजा धकेल कर इमारत में दाखिल हो गया। सामने ही एक दालान था जिसमें 4 कमरे खुलते थे। उस वक्त उनमें से 2 दरवाजे खुले हुए थे और अंदर कदीम तर्ज के दफ्तरी फर्नीचर वाले कमरे में कई अहलकार मौजूद थे। अमरदीप मुझे साथ लिए उनमें से एक कमरे में दाखिल हुआ। खस्ता हाल सी मेजों के पीछे बराजमान दोनों उम्र रसीदा सरदारों ने सवालिया नजरों से हमें देखा। अमरदीप ने रस्मी सलाम दुआ के बाद कहा, हम संगरूर से डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान से मिलने आए हैं।